आज मैं बहुत ज्यादा खुश थी। यूं कहिए कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने जिंदगी में बहुत इंतजार किया था अपने भाई के घर आने का, और मैं इंतजार करती भी क्यों ना। इस दुनिया में मेरा अपने भाई के अलावा और था ही कौन। मैं अपने भाई को बहुत चाहती थी। उन्होंने भी मुझे बहन नहीं बल्कि अपनी बेटी मानकर पाला था। आज वो 5 साल के बाद घर आ रहे थे। ये 5 साल वो सऊदी अरब में रहकर आए थे। मैं अपने भाई के इंतजार की वजह से सोई भी नहीं थी। हालांकि रात का 1 बज चुका था। मैं भाई का इंतजार शिद्दत से कर रही थी, क्योंकि आज वो घर आ रहे थे। मेरी बड़ी बहन की भी शादी हो चुकी थी। इसी बीच मेरे भाई ने पैसे भेजकर अपनी बहन की शादी करवा दी। तो यूं समझे कि घर में मैं सिर्फ अकेली ही रह गई थी। अब ऐसे में एक भाई का ही सहारा था, और मैं अपने उसी भाई का इंतजार कर रही थी। लोगों ने मेरे किरदार पर भी बहुत बातें की, मगर मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए सह लिया क्योंकि एक दिन मेरा भाई मेरे घर वापस आएगा और मेरे सर पर दिलासा देकर उन लोगों को हमेशा के लिए चुप करवा देगा। मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी और उनकी इज्जत भी करती थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि आज की रात कितनी अलग होने वाली है और हमारे रिश्ते में कितनी बड़ी रंजिश आने वाली है। जैसे ही मैंने भाई के लिए दरवाजा खोला तो सामने मेरे भाई के साथ एक लड़की भी खड़ी थी, और हमारे रिश्ते में कितनी बड़ी रंजिश आने वाली है। जैसे ही मैंने भाई के लिए दरवाजा खोला तो सामने मेरे भाई के साथ एक लड़की भी खड़ी थी। मेरी नजर सीधी उस औरत पर गई थी। भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे सलाम किया और मुझे तोहफों से भरा हुआ एक बैग दिया, लेकिन मेरी नजर लगातार उसी लड़की पर थी। मैं पहले तो यही समझी थी कि ये औरत बस बाहर से ही वापस चली जाएगी, मगर वो तो मेरे भाई के साथ घर के अंदर भी आ गई थी। उसने सर से लेकर पांव तक खुद को काले रंग के बुरखे में लपेट रखा था। इस बुरखे के अलावा उसके चेहरे पर एक काला नकाब भी था। सिर्फ उसकी 2 आंखें नजर आ रही थी। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारी भाभी है। मैंने तो अभी पूछा भी नहीं था कि ये कौन है कि भाई ने उसे पहले ही मेरी भाभी का दर्जा दे दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या कह रहे हो भाई? ये मेरी भाभी कैसे हो सकती है? क्या तुमने इनसे शादी कर ली है? जाहिर है गुड़िया, मैंने इससे शादी की है, इसलिए तो इसे तुम्हारी भाभी कह रहा हूँ। आज से तुम दोनों को मिलकर बहनों की तरह रहना है। मुझे कभी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ये तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम इसका ख्याल रखना। मैंने अपने भाई की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अपनी बीवी के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। भाई, तुमने हमसे पूछे बगैर शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं। हाँ गुड़िया, बस हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे तुम्हारी भाभी से शादी करनी पड़ी। ऐसे भी क्या हालात हो गए थे भाई कि तुमने इतनी चुपके से शादी कर ली? कम से कम हमें तो बता देते, मैं आपकी बीवी के लिए कमरा सेट कर देती। मैंने तो आपके कमरे में सिर्फ एक ही आदमी की जगह बनाई हुई है, आप ही आराम कर सकते हैं वहां पर। भाभी कहाँ जाएगी? तुम इस बात की फिक्र मत करो गुड़िया। मियाँ बीवी एक झोपड़ी में भी रह सकते हैं, उन्हें एक दूसरे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। ये सारी चीजें तो आर्जी हैं, ये सब दुनिया को दिखाने की चीजें हैं। असल चीज तो इंसान के बीच रिश्ता होता है, और वो माशाल्लाह हमारा बहुत मजबूत है। तुम दुआ करो कि तुम्हारी भाभी की भी मुश्किलें आसान हो जाएं। अभी तक भाई ने ये बातें खुद ही की थी, उसकी बीवी ने तो मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा था, और ये बात मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। फिर मैंने भाभी को सलाम किया तो वो सर झुकाकर भाई के कमरे की तरफ चल पड़ी। मुझे हैरत हुई थी कि मैंने इस औरत को सलाम किया और इसने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। मैंने भाई की तरफ शिकवा भरी नजरों से देखा तो वो कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता ये तुम्हारे साथ घुल मिल जाएगी। असल में ये बहुत शर्मीली है। माँ बाप के घर से आना और फिर यहाँ आकर सेट होना, हमारे साथ घुलना मिलना, इसके लिए इतनी आसान बात नहीं है। अभी तुम्हारी शादी होगी, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, लेकिन तुम खुद जान जाओगी कि ससुराल में जाकर रहना कितनी मुश्किल बात होती है। एक औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और इन्हीं सारी चीजों से होकर वो जिंदगी में आगे बढ़ती है। फिलहाल तुम्हें सालेहा के साथ अच्छा रवैया रखना होगा, क्योंकि वो अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे पास आई है। हम तो कहीं नहीं गए ना, हम तो यहीं पर हैं। हमारी तो जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, सालेहा की जिंदगी बदल गई है। अच्छा भाई, मैं आपकी बीवी का ख्याल रखूंगी, लेकिन आप भी उन्हें समझा दीजिएगा कि वो मेरे साथ बातचीत करें। मैं तो इतने साल अकेला घर रहकर तंग आ गई हूँ। मुझे बहुत इंतजार था कि मेरा भाई आएगा और मैं उससे बातचीत करूंगी। फिर मैंने अपने दिल में अपनी भाभी को कबूल कर लिया। रात भर मैं भाई के वलीमे के बारे में सोचती रही कि चलो, मेरे भाई ने शादी तो हमसे छुपकर कर ली, लेकिन अब कम से कम हम वलीमा करके अपने रिश्तेदारों को बुलाकर इस खुशी को किसी तरह मना तो सकते हैं।
क्योंकि हमारे रिश्तेदार और हमारा खानदान बहुत बड़ा था। वो अलग बात है कि मैं अकेली रहती थी, मगर मेरे ताया जी, ताई जी और बहुत सारे और रिश्तेदार थे जिनके साथ हम खुशी मनाना चाहते थे। इसलिए मैंने सुबह उठते ही भाई से ये बात करने का फैसला कर लिया। मगर सुबह एक और तूफान था जो मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उठी तो भाई का दरवाजा अभी तक बंद था। मैंने कमरे के दरवाजे पर हाथ मारा तो भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी तो 2 मिनट के बाद कमरे का दरवाजा खुला। भाई की बीवी उसी हुलिये में कमरे से बाहर आई। उस पर नजर पड़ते ही मैं एक गहरी सोच में गुम हो गई थी। भाई की बीवी तो चलो रात को तो बाहर से आई थी, उस वक्त उसका ये हुलिया बनाना कोई बड़ी हैरत की बात नहीं थी। मगर अब मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी कि ये तो घर है, फिर घर में भाई की बीवी ने इस कदर खुद को क्यों ढांपा हुआ था। और फिर मैं तो इसकी ननंद थी, मेरा इसके साथ कोई गैर रिश्ता भी नहीं था। फिर भी इसने अपना चेहरा यूं ढांप रखा था जैसे आगे कोई मर्द खड़ा हो। मुझे ये बात बुरी लगी। मैंने भाभी को सलाम किया तो उसने मुझे सलाम का जवाब दिया, मगर फिर वो फौरन खामोश हो गई और फिर वो पानी का गिलास लेकर अंदर कमरे में गई। मुझे उनकी इस हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था कि ठीक है वो पर्दा करती है, मगर इतना भी क्या पर्दा कि अपना चेहरा अपनी ननंद से भी छुपा लिया। मुझे बुरा तो लग रहा था, लेकिन मैं चुप करके वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे बस भाई के उठने का इंतजार था। थोड़ी देर के बाद भाई बाहर आए तो मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा। मेरे पाँव में कल रात ही मोच आ गई थी और मैंने अपने भाई को ये बात बताई भी थी। खैर, इन सारी बातों को भूलकर मैंने भाई से कहा कि मैं चाहती हूँ हम आपका वलीमा कर लें। वलीमे में हमारे कुछ रिश्तेदार भी आ जाएंगे। इस तरह इस खुशी के बारे में उन्हें भी पता चल जाएगा और हम पर यह बात भी नहीं आएगी कि हमने उन्हें बताया नहीं, क्योंकि शादी तो आपने सऊदी अरब में की थी। तो अब जाहिर है गांव के रिश्तेदारों को इस बात का नहीं पता। यहाँ पर हम सिर्फ वलीमा कर ले तो काफी होगा। मगर जैसे ही मैंने भाई से ये बात की तो भाई गुस्से से आग बबूला हो गया। गुड़िया, तुम्हें एक बार में सुकून नहीं आता? मैंने जब मना किया है कि हम इस तरह का कोई फंक्शन नहीं करेंगे तो फिर तुम ये बातें क्यों कर रही हो? मैंने कब कहा था भाई, ये बात तो मैंने पहली बार की है। ये सुनते ही भाई ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और धीमे से लहजे में बोले, बस गुड़िया, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस शादी के बारे में पता चले। तुम भी किसी को मत बताना और जैसे हमारी जिंदगी चल रही है वैसे ही चलाते रहेंगे। और वैसे भी मुझे तो 6 महीने के बाद अपना कोई कारोबार शुरू करना है, तो हम शायद दूसरे शहर चले जाएं। वहां जाकर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हमें क्या जरूरत है खामखा किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने की। मैंने निकाह 4 गवाहों की मौजूदगी में कर लिया था। निकाह की खुशी में मिठाई भी बांट दी थी। बस सुन्नत तरीका पूरा हो गया है। तुम इन सारी रस्मों में पड़ने के बारे में सोचो ही मत। ये बेकार की रस्में हैं जिसमें इंसान का पैसा बर्बाद होता है। भाई तो बाहर से यही बात कहता है कि उसका पैसा बर्बाद ना हो जाए, लेकिन मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि भाई अपनी शादी के बारे में अपने करीबी रिश्तेदारों को भी नहीं बताना चाहता। एक तो भाई की बीवी बहुत सख्त पर्दा करती थी और ऊपर से भाई ने वलीमा करने से भी मना कर दिया था। अब जाहिर है भाई की बीवी कोई मिस्ट्री बुक्स तो थी नहीं जिसे मैं दूर से ही देखती रहती। मैंने सोचा कि अब मैं भाई की बीवी से खुद ही जान पहचान बनाऊंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये लोग हर चीज को छुपाकर क्यों रख रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ही ना, वरना लोग शादी की खुशी में तकरीबन हर एक शख्स को बुलाता है। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं अपनी भाभी से बातचीत किस तरह करूं, क्योंकि मैं जब भी उन्हें सलाम करती या उनसे कोई भी बातचीत करती तो बस मुझे उसका छोटा सा जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती थी। 2-3 दिन गुजर गए थे। कल का खाना भी मैं ही बना रही थी। खाने के लिए वो बस बाहर आते और फिर कमरे में चले जाते थे। भले ही मेरे भाई ने मुझे मना किया था कि ये बात किसी को मत बताना, मगर मैं अपनी सहेली को सारी कहानी बता चुकी थी। मिसबा ने मुझे यही मशवरा दिया कि सबसे पहले तुम्हें अपनी भाभी की शक्ल देखनी होगी, क्योंकि मुझे तो ये बात बहुत अजीब लग रही है कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे सामने भी पर्दा नहीं उठाया। अगर वो खाने पीने का सामान भी अपने कमरे में लेकर जाती है, वही खाना पीना करती है, तो इसका मतलब तो ये है कि वो तुमसे अपना चेहरा छुपा रही है। अब इतनी पागल तो वो होगी नहीं कि किसी औरत से भी पर्दा करेगी। अगर वो इतना ही पर्दा करती थी तो तुम्हारे भाई ने उसे कैसे देखा, शादी वगैरह कैसे हुई? अब तुम समझ सकती हो कि इस सब के पीछे वजह कोई और होगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ छुपा रही है, बल्कि बात इससे भी बड़ी हो सकती है। तो बजाय इसके कि तुम अपने घर में ये बात करो और फिर अपने भाई की नाराजगी भी मोल लो, तुम खुद ही अपनी भाभी से दोस्ती करने की कोशिश करो। जब तुम उससे बातचीत करोगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें राज क्या है।
और वो तुमसे बार बार ये खुद को छुपाने का ड्रामा क्यों करती है? मैंने कहा कि तुम मुझे कोई बहाना भी बता दो, मैं किस बहाने से या फिर किस बात की वजह से उससे बात करूं। वो तो मुझसे सलाम दुआ भी नहीं रखती। मिसबा ने मुझे बताया कि तुम्हारे पाँव में जो मोच आई है उसी को बहाना बना लो और यही कहना कि मैं काफी परेशान हूँ, मेरे पाँव में दर्द है। भाई तुम्हें डॉक्टर के पास जाने को कहे तो मना कर देना, कहना कि अगर कोई मसाज कर दे तो मेरी ये टांग ठीक हो जाएगी। मुझे बहाना मिल गया था। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा ही करूंगी। और फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरा भाई मुझे ढूंढता हुआ मेरे कमरे में आया तो मैंने अपनी टांग पर पहले से ही गर्म पट्टी बांध रखी थी। भाई हैरान होकर मुझसे पूछने लगा कि मुझे क्या हुआ है। मैंने कहा कि भाई तुम्हें कहाँ मेरी फिक्र है सिवाय अपनी नई नवेली बीवी के। भाई ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और बोला, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है गुड़िया। गुड़िया तुम मेरे दिल में हमेशा एक छोटी बहन की तरह ही रहोगी। मेरी बीवी की जगह अपनी जगह है, लेकिन तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। बताओ क्या बात है। मैंने उसे बताया कि मेरे पाँव में मोच आ गई है। तो भाई ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया। मैंने कहा, नहीं भाई मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ देर तक आप घर का इंतजाम संभाल ले और मेरी मसाज या मालिश के लिए भाभी से कह दे। ये सब कुछ मसाज से ही ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ और गोलियां खाऊंगी तो शायद मेरी हालत और बिगड़ जाए। और वैसे भी डॉक्टर को बताने के बाद भी वो मालिश करने को जरूर कहेंगे, क्योंकि इस बीमारी का एक इलाज मालिश ही होता है, ताकि मेरा खून घूमे फिरे और मेरे पैर को आराम आए। मेरे भाई ने कहा कि इसमें तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है, मैं अपनी बीवी से कहूँगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। वैसे भी तुमने हमारी इतनी मेहमान नवाजी की है, हालांकि तुम उम्र में खुद छोटी हो, तो अब मेरा भी तो हक बनता है कि मैं और मेरी बीवी तुम्हारा ख्याल रखें। तुमने इतने दिन हमें खाना पका कर दिया, तीनों वक्त हमारा ख्याल रखा, अब हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं अपने भाई की बात पर खुश हो गई थी। मैं जान गई थी कि मेरा भाई सच में मुझे दिल से चाहता है। मैं इसी तरह बहाना करके लेट गई। थोड़ी देर के बाद भाई के कमरे से बातों की आवाज आने लगी। भाई ऊंची आवाज में अपनी बीवी से बात कर रहा था। वो शायद मान नहीं रही थी, क्योंकि जाहिर है अपनी ननद के पांव दबाने के लिए कौन एकदम से तैयार होता है, मगर भाई ने उसे किसी तरह से मना ही लिया। मैंने भाई से ये भी कहा था कि आज के बाद मैं खाना पकाना भी नहीं कर सकूंगी, कुछ दिन ये इंतजाम भी भाभी को ही संभालना होगा। तो भाई ने हामी भर ली थी। और जब उसने बीवी से बात की तो जाहिर है बीवियां इतनी आसानी से तो बात नहीं मानती हैं। भाई चला गया। उसने जाकर अपनी बीवी से यही बात कह दी। थोड़ी देर के बाद सूजी आंखों के साथ उसकी बीवी सालेहा कमरे में अंदर आई। मैंने देखा वो बहुत परेशान लग रही थी। मुझे महसूस हो गया कि भाई ने इसे जबरदस्ती मेरे कमरे में भेजा है। मुझे बात बुरी भी लग रही थी, क्योंकि मैं तो मोहब्बत से उसके दिल में जगह बनानी चाहती थी, न कि जोर जबरदस्ती करके उससे अपनी खिदमत करवाना मेरा मकसद था। मैंने उसे सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और बोली कि आपके पाँव में जो मोच है उसके लिए मैं मालिश कर देती हूँ। मैं उसकी बेबसी समझ सकती थी। वो अपने शौहर की बातों के आगे मजबूर होकर मेरे पास आई थी। मैंने अपने पाँव उसके सामने रख दिए। उसने मेरे पाँव की पट्टी खोलकर गर्म तेल से मेरी मालिश करनी शुरू कर दी। उसके हाथ बहुत सख्त से थे, लेकिन वो पैरों पर जोर देते हुए मुझे यही कह रही थी कि अल्लाह तुम्हें आराम देगा। एक दिन आएगा कि तुम्हारे पाँव से दर्द बिल्कुल निकल जाएगा। तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि कभी तुम्हारे पाँव में कोई दर्द भी था। उसने ये बात मुझसे पहली बार की थी। मैंने उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो वो खामोश हो गई। मेरा तो जैसे सारा प्लान बेकार होता जा रहा था। मेरा उसको अपने कमरे में बुलाने का मकसद ही यही था कि मैं उसके दिल में अपनी जगह बना सकूं, लेकिन वो तो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी। उसकी खामोशी बढ़ती जा रही थी। तब मैंने खुद ही खामोशी को तोड़ा और कहा, आपकी ये शादी पसंद की हुई है क्या भाभी? मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बोली कि आपको मुझसे मालिश करवानी है तो आप करवा लीजिए, मैं और कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने उसकी बात पर हैरत से उसे देखा था, लेकिन जाहिर है मैं तो चाहकर भी उससे ये बात नहीं निकलवा सकती थी। फिर वो मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों अपनाए हुए है? मेरे बस में नहीं था कि मैं उससे और बातें करती या अपनी बेइज्जती करवाती। उसके जाने के बाद मेरा भाई फिर मेरे कमरे में आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरी बीवी ने तुम्हारा ख्याल रखा? मैंने कहा कि भाई मैं उससे बातचीत करना चाहती हूँ, उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम्हारी बीवी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मेरे भाई का सर झुक गया और बोला, उसके लिए तुम्हें उसे कुछ वक्त देना होगा। वो तुमसे बिना वजह दोस्ती नहीं करेगी। कोई ना कोई बहाना बनेगा तो ही ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा, वरना तुम्हें तो पता है कि औरत से बात मनवाना कितना मुश्किल काम है। जी भाई मैं समझती हूँ। चलिए वो 2 दिन मेरी मालिश करेगी तो मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी।
मैंने भाई को ये बात बता दी थी, लेकिन मिसबा ने जो मुझे मशवरा दिया वो इससे बिल्कुल उलट था। मिसबा ने मुझसे कहा था कि तुम अपनी भाभी के चेहरे से नकाब खींचो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि उसकी हकीकत क्या है, वरना वो खुद तो किसी हाल में भी अपना नकाब खोलकर तुम्हें अपना चेहरा तक नहीं दिखाएगी। देखो, अगर तुम उसका नकाब खींचोगी तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, तुम्हारे सामने बातें करेगी, मुंह बनाएगी, दोबारा कमरे में नहीं आएगी। लेकिन इस वजह से कम उसके मुंह से कुछ शब्द तो निकलेंगे। वो तो बिल्कुल खामोशी से तुम्हें नजरअंदाज किए जा रही है, और तुम हो कि तुम्हें उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और फर्क पड़ भी जाए तो तुम क्या कर लोगी, तुम उसके बारे में कुछ जानती नहीं। मिसबा की बात बिल्कुल सही थी। आज मैं अपनी भाभी के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही वो आएगी तो मैं उनका नकाब जरूर खींचूंगी, मगर फिर मुझे होश आया कि अगर खड़े खड़े ही मैंने ऐसा कर दिया तो वो फौरन कमरे से भाग जाएगी। आज मैंने सुकून से बैठने का इरादा किया। मैं उनसे कोई बहस नहीं करना चाहती थी, बस अपने प्लान को पूरा करने के लिए। जैसे ही मेरी भाभी कमरे में आई तो मैंने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना हाथ तेल में डुबोया और मेरी टांग पर हाथ रखकर मालिश करना शुरू कर दी। उसी पल मैंने मौके का फायदा उठाते हुए नकाब का एक पल्लू खींच दिया। उन्होंने हल्की सी चीख मारी और उसके साथ ही उसका चेहरा मेरे सामने था, मगर उनके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे तो जैसे कानों से धुआं निकलने लगा। आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई थी। मेरा दिल तो जैसे धड़कना बोल चुका था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। मैंने जिंदगी भर जिस भाई पर भरोसा किया, उसने आज मेरा भरोसा मिट्टी में मिला दिया था। मैं उसे देखती ही रह गई थी, कभी मैं उसकी तरफ देखती तो कभी खुद की तरफ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने जब देखा कि मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ तो मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि हमने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है, लेकिन क्या करें, जिंदगी में खुशियां लाने के लिए इंसान को कुछ तो करना ही पड़ता है। और फिर अगर तुमसे तुम्हारा भाई ये बात पूछ लेता तो शायद तुम जिंदगी भर तैयार नहीं होती, और इसी नाराजगी में हमारी जिंदगी यूं ही फीकी और बेरंग गुजर जाती। हमें अपनी जिंदगियों को भी संवारना था। खुदा के लिए हमें माफ कर दो। अब तुम रोकर हमें बद्दुआ मत दे देना। हमने जो भी किया वो अपने और तुम्हारे भले के लिए किया है। देखो, अब जो हो गया सो हो गया, इस पर रोने धोने से तो कोई फायदा नहीं होगा, मगर मैं अपने भाई के इस धोखे को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती थी। मेरा दिल तो जैसे 100 टुकड़ों में टूट कर रह गया था। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कमरे से चली जाओ, मैं अपने भाई से भी फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अगर उन्होंने मुझे किसी भी तरीके से राजी करने की कोशिश की तो शायद मैं इस घर से ही चली जाऊं। वो रोती हुई मेरे कमरे से निकल गई। मेरी आंखों में भी मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। मुझे आज से तकरीबन 10 साल पहले का किस्सा याद आ गया, जब मेरे भाई ने अम्मी से कहा था कि आप फरीहा की शादी कर दें। अम्मी ने फटी फटी नजरों से मेरे भाई को देखकर कहा था, बेटे तुम पागल तो नहीं हो गए, फरीहा तो अभी सिर्फ 15 साल की हुई है और तुम उसकी शादी करना चाहते हो। तब भाई ने अम्मी से कहा था, अम्मी मैं ये नहीं चाहता कि फरीहा की शादी अभी हो जाए, लेकिन कभी तो होगी ना फरीहा की शादी, तो आप ऐसा करें, फरीहा की मंगनी कर दें, उसका रिश्ता पक्का कर दें, तो इस तरह उसका ध्यान भी एक ही जगह पर रहेगा, ये कहीं और नहीं भटकेगी, वरना आपको तो पता है आजकल का जमाना कैसा है। अम्मी ने भाई को डांट कर कहा था कि मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। इस बात पर मेरे भाई ने अम्मी को यही कहा कि आप सिर्फ फरीहा की मंगनी कर दें। फिर भाई ने ये बात बाबा से भी कह दी। बाबा ने भी कहा कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता, ना ही तुम मुझे इस काम के लिए मजबूर कर सकते हो। बाबा भी इस बात के लिए शुरू में नहीं मान रहे थे, पर फिर भाई ने बताया कि वो मेरी मंगनी चाचा के बेटे वहीद से करना चाहते हैं। तब बाबा मान गए थे, क्योंकि वहीद भी उनके सामने देखा वाला लड़का था। मगर मुझे हैरत इस बात की थी कि मेरे भाई को मेरी मंगनी की क्यों पड़ी है। असल राज तो बाद में खुला कि दरअसल मेरा भाई मेरे चाचा की बेटी नादिया से शादी करना चाहता है। नादिया तो बला की हसीन थी, मेरी सूरत तो मामूली सी थी। वहीद को पता नहीं कैसे मना करके मेरे साथ रिश्ते में बांध तो दिया गया, लेकिन वो शुरू से ही इस रिश्ते से खुश नहीं था। नादिया और वहीद दोनों ही खूबसूरत थे, हमारे रंग सांवले और पक्के थे। वक्त के साथ साथ मैं तो वहीद के साथ अपनी उम्मीदें जोड़ती गई, जबकि वो मुझसे दूर ही भागता रहा। इसी बीच नादिया और मेरे भाई की भी बातें बढ़ती चली गई। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे, मगर पसंद करते करते मामला काफी आगे चला गया था। उधर मेरा और वहीद का रिश्ता इतना ही कमजोर था। एक दिन फिर एक झटके के साथ मेरा और वहीद का रिश्ता टूट गया। इस बात का ऐलान पूरे खानदान में हो गया। मेरे माँ बाबा ये खबर सुनने से पहले ही इस दुनिया से चले गए थे।
मेरी तो जिंदगी में जैसे भूचाल आ गया था। मैंने सोचा भी नहीं था मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। माँ बाबा के जाने के बाद मेरा भाई मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। उसे इस बात का एहसास था कि मुझे वहीद के साथ रिश्ता टूटने का बहुत दुख है और मैं इसके साथ जिंदगी भर कैसे जीऊंगी। वो ये भी जानता था कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करना चाहती। मेरे भाई ने मुझसे वादा किया कि वो नादिया की तरफ पलटकर भी नहीं देखेगा, क्योंकि मैंने ही भाई की खातिर वाहिद का रिश्ता कबूल किया था और फिर अपनी उम्मीदें उसके साथ जोड़ करके एक बार फिर अपने सपनों का महल जमीन पर गिरा दिया था। मेरे भाई ने मुझसे वादा किया कि वो जिंदगी भर नादिया के पास नहीं जाएगा, लेकिन मोहब्बत इंसान को सब वादे बुलाने पर मजबूर कर देती है। कुछ समय बाद भाई की मोहब्बत फिर से जाग उठी। भाई ने मेरे साथ ये ड्रामा करने का फैसला किया। वो मुझे दुख नहीं देना चाहता था। उसने मुझसे यही कहा कि मैं सऊदी अरब जाकर वहां किसी लड़की से शादी कर लूंगा और फिर जब वापस आऊंगा तो मैं नादिया को पूरी तरह बुला चुका हूंगा। मगर मैं क्या जानती थी कि मेरा भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। वो मेरी गैर मौजूदगी में ही नादिया को अपनी बीवी बना लेगा और फिर ये बात पूरे खानदान को पता थी सिवाय मेरे, क्योंकि वो मेरे जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहता था। लेकिन अब क्या हो सकता है, एक बहन अपने भाई के लिए जो कुर्बानी दे सकती है वो भाई तो हरगिज नहीं दे सकते। सालेहा की हकीकत मेरे सामने आने के बाद मेरा दिल बिल्कुल मुरझा गया है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने भाई की खुशियों से बैर है, बस मेरे पुराने जख्म ताज़ा हो गए हैं और मेरे पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले।